गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 इसके दो वर्किंग नोट्स बनाए थे। वन वाज फॉर सब्सक्रिप्शन और दूसरा कंज्यूम्ड, क्या था वो, मेडिसिन कंज्यूम्ड। इसके दो वर्किंग नोट्स हमने कंप्लीट किए थे उस क्वेश्चन में से। बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ऐसा बोला था। राइट, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, तो समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। Bombay Aid Society organizations such as Public Hospital, Public for the year ended 31st December 2016 are as follows. Opening cash balance in hand 8,000। देखो, उन्होंने रिसिट एंड पेमेंट का अकाउंट देने की बजाय उसकी समझ दी है। उसके मतलब क्या है कि जो कंटेंट्स है वो आपको यहाँ पे बताया है। तो कैश इन हैंड कितना है ओपनिंग 8,000, सब्सक्रिप्शन कितना है 50,000, डोनेशन कितना है 15,000। तो इनके लिए सब्सक्रिप्शन और डोनेशन मिला होगा या दिया होगा? मिला होगा, बराबर। ये रिसीट साइड पे आना चाहिए, उन्होंने अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं दिया है। बट थिंग इज दैट आपको समरी दी है। रेज फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट द 9% पर एनम, कितना है 9,000। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई कितना है 30,000। ऑनरम टू डॉक्टर 10,000। सैलरीज 28,000। sundry expenses 1,000, equipment purchase 15,000, charity show expenses 1,500, charity show collection 12,500। मतलब इसमें उन्होंने रिसिट एंड पेमेंट में कितने रिसिट्स है और कितने पेमेंट आपको बता दिया है। और आपको रूल पता है रिसिट एंड पेमेंट में क्या लिखा जाता है, जब पैसे आते जाते लिखा जाता है। इस इट डजेंट मैटर क्या कि ये इस साल से, लास्ट ईयर से या नेक्स्ट ईयर से, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसमें ऐसे आइटम्स इंक्लूड होते हैं जो लास्ट ईयर के, जो नेक्स्ट ईयर के। और क्या इंक्लूड नहीं होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है? आउटस्टैंडिंग, बराबर, एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। ये जो इस साल के, जो इस साल रिसीव्ड नहीं है बट विच बिलोंग्स टू करंट ईयर, ऐसे आइटम्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसे इंक्लूड करना पड़ता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लॉजिक है, हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना है, एक तो इस साल के जो आउटस्टैंडिंग है वो इंक्लूड करें, इवन दो इट इज नॉट रिसीव्ड और पेड। लास्ट ईयर में जो एडवांस मिला था वो भी, लास्ट ईयर में एडवांस किसके लिए मिला था, इस साल के लिए, लास्ट ईयर में, तो वो भी ऐड करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं मैं, बराबर, वो भी ऐड करना है। बाद में क्या, जो रिसीट्स है, एडवांस रिसीट्स है, उसे इस साल जो मिला है उसे लेस करना है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एंड चाहता वहां पे क्या कह सकते हैं, और क्या बचा, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, जो इस साल रिसीव्ड है या पेड है, लास्ट ईयर का रिसीव्ड या पेड है, उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि रिसीट में वो इंक्लूड हो गए होंगे तो मुझे उसे इनकम एक्सपेंडिचर में लेना नहीं है। क्लियर, इस बेसिस पे चलाते हैं। बाद में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में और क्या होता है, जो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, ये पेमेंट साइड पे दिखता है, बट इसे एक्सपेंडिचर में दिखाना है क्या, नहीं। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिखाना है अगर प्रॉब्लम में बताया हो तो, अदरवाइज वो भी दिखाना नहीं है। और प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं बोला डेप्रिसिएशन के बारे में। अरे या तो आप वर्किंग नोट बना के, जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम में हमने कैलकुलेट किया था, कैसे किया था, नहीं, डेप्रिसिएशन कैसे किया था हमने, ओपनिंग प्लस परचेस, याद है क्या? डेप्रिसिएशन मतलब जितना आपने यूज किया एसेट का। तो हम मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, बराबर, या माइनस सेल, जो गया या जो बचा है वो छोड़ के बाकी सभी क्या है, कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, बराबर। कितना यूज हो गया, जितना सेल नहीं किया, जितना सेल नहीं किया या जितना क्लोजिंग में नहीं है उतना हमने क्या किया होगा, यूज किया होगा, सिंपल बात है। तो हमने डेप्रिसिएशन के लिए भी तरीका कौन सा यूज किया, ओपनिंग प्लस परचेस, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्या, सेल, सेल एंड माइनस क्लोजिंग। तो बचा क्या, आई थिंक 470 बचा था, दैट वाज आवर डेप्रिसिएशन। तो आपके समरी नोट में लिख लेना, डेप्रिसिएशन में बी गिवन डायरेक्टली, डेप्रिसिएशन में बी गिवन डायरेक्टली in amount or percentage. Depreciation may be given directly in amount or percentage. In amount or percentage. Otherwise, we can calculate it as follows. We can calculate it as follows. ब्रैकेट में लिखना,
सिमिलर टू, ब्रैकेट में लिखना, सिमिलर टू किसके सिमिलर है? मटेरियल कंज्यूम्ड। ये किसके सिमिलर है? मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें क्या क्या था? ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग एसेट्स, एसेट्स लिख देना, ओपनिंग एसेट्स प्लस परचेस ऑफ एसेट। ये से दूसरा नाम क्या देंगे? एडिशन। दूसरा नाम परचेस ऑब्लिक एडिशन टू एसेट, परचेस ऑब्लिक एडिशन टू एसेट। आगे माइनस सेल्स, इफ एनी लिख देना, माइनस सेल्स, ब्रैकेट में लिखना इफ एनी, अगर हो तो, इफ एनी, एंड माइनस क्लोजिंग बैलेंस, माइनस क्लोजिंग बैलेंस। तो बचेगा क्या? डेप्रिसिएशन। बचेगा क्या? डेप्रिसिएशन। अगर उन्होंने लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, सिंपल बात है ना। बराबर, लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, उन्होंने डिप्रिसिएशन दिया है तो डिप्रिसिएशन माइनस कर दो। फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये अमाउंट कहां पे गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है? बेचते वक्त जो 80, उस वक्त मुझे जितना याद है अमाउंट कितनी थी, 80 में बेचा था। उस वक्त हमने अजम्पशन लिया कि 80 का एसेट 80 में ही बेच दिया। 80 क्या लैक्स होगा या जो भी होगा, 80,000, वो एसेट अपने 80 में बेच दिया। ऐसा अजम्पशन दिया था क्योंकि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था। बट वो अगर बोल रहे लॉस हुआ है आपके बेचने में, कुछ तो भी लॉस हुआ है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपको डेप्रिसिएशन लेस करके, डेप्रिसिएशन जो भी 10% दिया होगा, जो भी डेप्रिसिएशन वो लेस कर दो, बाकी बचा हुआ लॉस मिलेगा, जो भी रिमेनिंग बैलेंस है। करेक्ट है? ये समझ में आया ना एडजस्टमेंट? समझ बाद में पढ़ लिया आपने खुद से? एक बात तो पढ़िए क्या खुद से समझ? इज इट यूजफुल? याद आया सब कुछ? बराबर, जितने चैप्टर्स की मैं समझ लिख के देता हूं, आप जब कभी भी पढ़ोगे आई एम श्योर कि ये सबसे ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्लियर? मतलब मैं स्ट्रिक्टली ये मतलब सभी लेवल पे फॉलो करता हूं, क्योंकि क्या होता है कि मान लो वो चैप्टर के 100 पेजेस है, 60 पेजेस है, उतना रिवाइज करते वक्त पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो उससे क्रक्स निकाल के अगर हम अलग से लिख दे तो बाद में वहां पे बार बार उसे रिवाइज करने के लिए 60 पेजेस में से एक एक एडजस्टमेंट चुनने की जरूरत नहीं होती है। ये तो आपको कितने पेजेस में, अभी तक कितने पेजेस लिखे हैं? नहीं, प्रॉब्लम छोड़ के सिर्फ समझ अलग नहीं मेंटेन की, इस वजह से सामने बैठाता हूं आप लोगों को। हाँ, समझ में तो आएगी क्या चल रहा है। सभी ने सेपरेटली मेंटेन किया ना? ठीक है, 4-5 पेज में ना, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नहीं होगी। इससे ज्यादा अगर कुछ लिखा इन बिटवीन तो भी वहां पे क्या है कि हम आधा पेज लिख लेंगे मेरे हिसाब से, आगे कुछ लिखना हो तो। क्लियर? फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होता है। मैंने आपको एक बीच में बोला था अकाउंटिंग में ये बात है कि फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होते, बराबर ना। चेंज क्या होता है? कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के लिए जो तरीका लगता है, मेथड्स, वो चेंज होते हैं। ओके, और वो सभी हम कहां पे लिख रहे हैं? समरी में लिख रहे हैं कैसे करना है। जो जो प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट्स आते हैं, इनकेस वहां पे क्या है कि वो इंपॉर्टेंट है तो हम पहले से ही वहां पर लिख के रखते हैं, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ोगे तो एक साथ सभी एडजस्टमेंट्स आपके नजरों के सामने से चले जाए। यू विल बी रेडी टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर? ये समरी के पीछे का पर्पज है। ऑब्वियसली टाइम जाता है लिखने में, बट ये यूजफुल भी है। अगले बैच से वो टाइम भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शायद से बीच में दिखाया था कि वो प्रिंटेड फॉर्मेट में मैंने वहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया है। इंटरमीडिएट का तो दोनों ग्रुप का अवेलेबल है, अभी फाउंडेशन का बनेगा, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मतलब अदरवाइज मैं जल्दी बना के देता, क्योंकि वो जो है टाइपिंग करते हो नॉर्मल में टाइप करना पड़ता है, बाद में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, बाद में उसे लाना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है उसके हिसाब से। सो इट इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस अगर उसके नोट्स बनाने हो तो। ठीक है, अदरवाइज मतलब मैंने आपके बैच में ही उसे मतलब क्या है कि कोशिश की होती, बट उसे 3-4 महीने का टाइम तो लगता ही है एक नोट्स बनने के लिए। जैसा एडवांस अकाउंटिंग का बनाया था, बाद में अकाउंटिंग का बनाया था, हर एक के लिए 3-3 महीने 4-4 महीने लग गए। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। और नेक्स्ट मे बी नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक से हम जो जो चैप्टर्स हो गए उसकी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। मतलब जैसे कि मॉर्निंग में जो है आपका रेगुलर लेक्चर चलता ही रहेगा, उसके बाद में वहाँ पे क्या कहेंगे, आपके रेगुलर खत्म होने के बाद में चैप्टर रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, सभी जो हो गए वो चैप्टर्स हम रिवाइज कर लेंगे। क्लियर? तो मतलब आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो ये भी प्लान है। तो ये हम नेक्स्ट वीक से पॉसिबल हुआ, नेक्स्ट वीक से शायद से पॉसिबल होगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं,
पहले मुझे आपके लॉ के प्रैक्टिस सेशन लेना है ना, इस वजह से मैंने बोला कि नेक्स्ट वीक से अगर होता है लॉ के प्रैक्टिस सेशन लेने के बाद में, तो उसके बाद में उसी टाइम पे हम क्या कंटिन्यू कर लेंगे, अकाउंट्स की रिवीजन कंटिन्यू कर लेंगे। क्लियर? मैं अपने साइड से पूरा टाइम दे दूंगा आपको, जितना टाइम चाहिए, इवन तो मेरे भी एग्जाम है आगे, ठीक है, बट आदि लगिन कोंडा ने ऐसा मराठी में ना, हाँ पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आपका लगन नहीं, हाँ आपकी शादी नहीं, ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। मैंने तो कुछ तो भी डिग्रीज ली है, ले लूंगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? वो डिग्रीज लेने से मेरे नॉलेज में कोई चेंज तो नहीं होने वाला, या बहुत मतलब नॉलेज अभी नॉलेजेबल आदमी बन गया, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्लियर? जैसे कि वहाँ पे देखता हूँ मैं अभी ACCA का प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसा आपको मैंने बता दिया, तो उसमें यही एडजस्टमेंट्स मैंने कल पढ़े जो आपको बताया ना, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, या वहाँ पे आपको पेमेंट निकालना हो क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट निकालना हो तो उस केस में वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स वो पढ़े, चैप्टर्स अलग है, चैप्टर्स अलग है। मतलब मैं आपको जो बोलता हूँ ये समझ के चलो, आगे इतना यूजफुल है, एक मतलब इंटरमीडिएट हो, फाइनल हो, या आप दूसरे वहाँ पे क्या कोई एग्जाम प्रिपेयर कर दो, अकाउंट बोला तो ऐसे एडजस्टमेंट्स आने ही है। इस वजह से मैं बोलता हूँ एक बार लॉजिकली समझते हो तो लाइफ टाइम भूलोगे नहीं, और उसे फॉर्मेट में रट लिया तो हर बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, कुछ दिनों बाद भूल जाता है फॉर्मेट। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें दिया है, सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस वो भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, मेडिसिन दिया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन मैंने आपको बताया था दोनों डिफरेंट है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। याद है क्या? आगे क्या लिखा है, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होता है, जब आपको मटेरियल कंज्यूम निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, स्टॉक लेना पड़ता है, या ड्यू फॉर मेडिसिन लेना पड़ता है, स्टॉक लेना पड़ता है। याद है क्या? स्टॉक लेना पड़ता है। और जब आपको पेमेंट्स निकालने हो या परचेस निकालना हो, मैंने आपको क्या बोलता कि मटेरियल कंज्यूम निकालना हो तो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, बट परचेस मिसिंग था, राइट? लास्ट लेक्चर में हमने देखा परचेस मिसिंग था, तो हमने क्या किया, क्रेडिटर्स अकाउंट बना लिया। क्रेडिटर्स अकाउंट में लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस लिखा, बराबर। परचेस पता नहीं, परचेस से लाइबिलिटी बढ़ती है ना अपनी, हमने अगर क्रेडिट पे परचेस किया तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, बराबर, पर वो पता ही नहीं, इस वजह से क्रेडिट साइड पे कुछ लिखा नहीं। बाद में पेमेंट्स पता थे मुझे, करेक्ट है, 30,000 कुछ पेमेंट था क्या, ओके, वो पेमेंट्स मुझे पता थे। पेमेंट से लाइबिलिटी बढ़ती है कम होती है, कम होती है, तो कहां पे लिखा मैंने, डेबिट साइड पे। और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे है तो क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे, बराबर। तो उस केस में वहां पे क्या हो जाएगा कि मैंने डेबिट साइड पे भी लिखा था टू बैलेंस कैट डाउन, और उसके बाद में मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला परचेस, और एक बार परचेस मिल गया तो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग करके मैंने क्या निकाल दिया, मेडिसिन कंज्यूम, क्या निकाल दिया, मेडिसिन कंज्यूम। क्लियर? आगे उसके बाद में वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है, पहले 21,000 अभी 30,000, ओ ऐसे कैसे, पहले 21 थी अभी कितना, पहले कितनी थी, कितनी, जोर से आवाज नहीं आ रही, 21 अभी कितना, 30, ठीक है, 9,000 से बढ़ गई, क्या ये 9,000 से बढ़ी है, कंज्यूम भी होगी ना, मतलब क्या डेप्रिसिएशन, इन शॉर्ट क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन या सेल हो सकता है ना। तो अभी आप देखो बीच में रिसीट एंड पेमेंट में आपको परचेस कितने की बताया, आई थिंक 15,000, 15,000 इक्विपमेंट परचेस दिया ना 15, मतलब लॉजिकली क्या होना चाहिए, 21,000 प्लस 15,000 कितनी होनी चाहिए, 36,000, 21,000 ओपनिंग है और 15,000 क्या है, परचेस है, तो कितनी होनी चाहिए, 36, कितनी बची है, 30, 6,000 कहां पे, या तो डिप्रिसिएशन होगा या फिर सेल होगा। क्लियर? मतलब मोस्टली कुछ बताया ना हो तो ये डिप्रिसिएशन मानेंगे या सेल मानेंगे, डिप्रिसिएशन। कुछ बताया ना हो तो नॉर्मली एसेट क्या होती है, हर साल डिप्रिसिएट होना ये नॉर्मल चीज है, और सेल करना ये नॉर्मल चीज नहीं है, एसेट बेचने के लिए ली नहीं जाती है, बराबर। लेकिन अगर ऐसा ही फॉर्मेट फॉलो करें, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग गुड्स के लिए, तो वहां पे हम डिप्रिसिएशन लेंगे या सेल लेंगे, जो बचा है वो सेल होगा, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो सेल करने के लिए ली जाती है, आइटम के हिसाब से उसका नेचर है ना, मतलब इन्वेंट्री जो है वो सेल करने के लिए, तो ओपनिंग प्लस परचेस टोटल इतनी दी माइनस क्लोजिंग, बाकी कहां पे गई, सेल हो गई, इन्वेंट्री स्टॉक, लेकिन एसेट बाकी यूज हो गई या डिप्रिसिएट हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर? आगे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50,000 40,000, 2,000 से कम हो गई, बोलो बीच में कुछ परचेस किए नहीं ना, कुछ परचेस किए नहीं, इसका मतलब 2,000 से कम क्यों हो गई, 2,000 का क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st, अभी दोनों बनाने हैं,
और बैलेंस शीट भी बनाना है उसी दिन का। चलो तीनों तीनों बना लो फॉर्मेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, कितना बनाया रेजिडेंट पेमेंट अकाउंट? कितना बना लिया? कितने लाइंस का? कितना मतलब एक ही बनाना है? कितने लाइंस का पूछ रहा हूं? हाँ, 15-15 लाइन का दोनों बना लियो। बैलेंस शीट बाद में कितने लाइंस का? वो भी लगभग 15 लाइंस का।
अब बैलेंस शीट भी साथ में ही बना लेना, बैलेंस शीट भी बन गया ना। आज क्या हुआ, क्या है सभी लोगों को लेट हुआ है? सुबह तो लगभग 15-20 मैसेज आ गए, सर आज लेट होने वाला है, सर आज लेट होने वाला है। जिन्होंने मैसेज किया वो अभी तक नहीं दिख रहा है उसमें से कुछ। कल क्या स्पेशल कुछ था क्या? आप सभी मिलकर वहीं पे पार्टी करने गए थे क्या? हाँ, मतलब सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सिर्फ मैं और स्टार्टिंग में कितने 8-10 स्टूडेंट थे शायद से, ठीक है, उतने ही स्टूडेंट्स थे। हाँ, मतलब बाकी लोगों ने ली नहीं, मतलब जो 10 थे नींद। ओके, आपने अच्छे से ले ली नींद। चलो, सुबह ऐसे 6:40 to 6:45 के बीच में ऐसे धपाधप मैसेज मुझे, सर आई एम लेट, आई विल बी लेट 5 मिनट्स 10 मिनट्स, आधा घंटा, ये वो। मैंने बोला परेशान करके रख दिया मुझे सुबह सुबह। कंटिन्यूस मैसेज थे, कंटिन्यूस, मतलब ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे रुक रहा है। मतलब मैम भी पूछ रही थी सुबह सुबह किसका मैसेज आया है, वो भी इतना डिस्प्लेड होके। डाउट आना तो बनता है ना, मतलब इतने सुबह 6:45 कंटिन्यूस धाव बज रहा है, ठीक है। तो मैं निकल रहा था जस्ट, ठीक है। तो एज यूजुअल बीवी को आदत ही होती है डाउट करने की पति के ऊपर, ठीक है, कितना भी सज्जन हो मेरे जैसा। हाँ, तो चलो बैलेंस शीट। चलो बताओ क्या बनाया फॉर्मेट? लाइबिलिटी एसेट वो तो लिखो, बनाया फॉर्मेट बोल रहे। हाँ, हो गया डन। आगे चलो, पहले से एडजस्टमेंट याद रखना किस किस के ऊपर है। सब्सक्रिप्शन ड्यू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका तो हमने एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके 2 इफेक्ट दिया नहीं है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन में एडजस्ट किया है। और कौन सा मटेरियल कंज्यूम, सॉरी एसेट कौन सा था, मटेरियल कंज्यूम। हाँ, मटेरियल कंज्यूम का जो है वो भी हमने क्या है कि एडजस्टमेंट में इफेक्ट दे दिया है, दूसरा इफेक्ट स्टिल वहां पे भी बाकी है, वो कंप्लीट करते हम जाएंगे। क्लियर? सीक्वेंस से ही जाना है, जैसा मैंने आपको बोला सीक्वेंस से ही जाना है, बट कोई ऐसा बीच में आइटम मिलता है जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट कंप्लीट करके आगे बढ़ो ताकि कुछ पेंडिंग ना बचे। मेनली गलती जो होती है वो गलती कहां पे होती है, मैंने आपको बोला 2-3 मैं आपको बता देता हूं जहां पे मेनली गलती करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्या बोल सकता है, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स नहीं दिए, बराबर, ये हो सकता है। दूसरा जो हो सकता है कैलकुलेशन, मतलब वो जो कैलकुलेटर पे आप वहां पे एडलेस करते हो ना, उसमें गलती होने के बहुत चांसेस है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स का देखा है कि वो गलती वहां पे करता है। क्लियर? तो वो 2 चीजें वहां पे क्या है कि ध्यान रखना, वहां पे गलती हो सकती है। क्लियर? तो इस वजह से हम क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देके कंप्लीट करने वाले हैं। एग्जाम में अगर आपका प्रॉब्लम टैली नहीं होता है, बी केयरफुल, इन केस टैली नहीं होता है, बी केयरफुल, ज्यादा से ज्यादा आगे 5 मिनट का टाइम देना है, अदरवाइज उसे वहीं पे छोड़ के अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि आपने उसे आगे चेक किया आधे घंटे के लिए तो भी आपको मिस्टेक मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, बराबर। तो उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन केस एग्जाम में प्रॉब्लम टैली नहीं हुआ, मतलब वहां पे प्रिकॉशन करके बोल रहा हूं, टैली नहीं हुआ, 5 मिनट का टाइम देके देख लो, लगता है आपको तो ठीक है, उससे ज्यादा बिल्कुल टाइम ना जाए। बहुत सी बार प्रॉब्लम टैली नहीं हुआ, इस वजह से आधा घंटा स्टूडेंट्स ढूंढते रहते हैं, मतलब ईगो हर्ट हो जाता है कुछ भी करने का, बट ईगो हर्ट नहीं करने का। ऐसा टाइप में वहां पे वो आधा पौन घंटा उसके ऊपर लगे पड़ते हैं कि नहीं, मतलब वहां पे मैं ढूंढ के दूंगा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, मुझसे टैली नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पूरा चेक करने आधा पौन घंटा लगा देते हैं और आगे का प्रॉब्लम 20-25 मार्क की छूट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इमोशनल नहीं बनना एग्जाम में। क्लियर? मतलब वहां पे भी एटीट्यूड दिखा के आना है, क्या तू नहीं तो
और सही, और नहीं तो और सही। आगे क्वेश्चन बहुत सारे हैं ठीक है, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, मतलब पहला क्वेश्चन नहीं टैली हुआ तो आगे गए ना टैली करने के लिए, तो टेंशन लेने का ही नहीं। मतलब ये अपने से क्या बोल रहे हैं, अपने से सेट नहीं हो रहे। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम अपने से सेट नहीं हुआ है, तो अगला है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कितने क्वेश्चन है टोटल? 6। बराबर, 6 क्वेश्चन आते हैं, तो आगे तो वहां पे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा ना। तो बिल्कुल इमोशनल वहां पे नहीं होना है। ठीक है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए हो गया, लाइक दैट कि जिएंगे और मरेंगे साथ में। तुम टैली नहीं हो तो मैं पास कैसे हो सकता हूँ, मैं भी फेल ही हो जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, छोड़ के अगला प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। जितना आपने सॉल्व किया होगा उसको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट वो जो टाइम जाता है ना वो वेस्टेज है, और एंडिंग में पता चलता है कि आधा घंटा लगा दिया फिर भी टैली नहीं हुआ। मतलब वो प्रॉब्लम में आपको फ्रेंड जोन में डाल दिया। ठीक है, लग रहा है होगा होगा होगा, बट कुछ भी नहीं हो रहा है ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ने आपको फ्रेंड जोन में डाल दिया, और वहां पे क्या है कि आप उम्मीद पे आधा पौन घंटा लगा रहे हो। मतलब आधी जिंदगी, मतलब अपना कितना 3 घंटे का ही तो मतलब जिंदगी है वहां पे। ठीक है, तो आधा टाइम तो आपने किसके ऊपर लगा दिया? प्रॉब्लम के ऊपर, एक ही प्रॉब्लम के ऊपर। और बाद में पता चलता है कि अब तो सब कुछ निकल गया हाथ से, अब कुछ कर भी नहीं सकते, चाहे तो भी कर नहीं सकते। मतलब आगे 1.5 घंटा ही बचा ना, उसमें 5 प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? ठीक है, सही बात है, पढ़ता है ना। हाँ, तो इस वजह से वहां पे क्या है कि आपको ध्यान देना है, इमोशनल नहीं बनना है। अगर टैली नहीं हुआ 5 मिनट लगा दो, आगे के 5 मिनट में टैली नहीं होता है, नहीं पता चल रहा है कहां पे गलती है, ओके लीव इट, अगला प्रॉब्लम स्टार्ट कर दो। ठीक है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, अगले प्रॉब्लम के टाइम में देख लेंगे ना। ठीक है, शायद से आप इसके पीछे लगे हो और कोई आपके लिए वेट कर रहा होगा, और कोई प्रॉब्लम बोल रहा हूं और कोई प्रॉब्लम आपके लिए वेट कर रहा हूं। मतलब यही प्रॉब्लम हो जाता है, अगर यही प्रॉब्लम हो जाता है। इसके ऊपर एक शायरी भी मुझे याद है। ठीक है, जिसने हमें चाहा उससे हम चाह ना सके, जिसने हमें चाहा उससे हम चाह ना सके, हमने जिसे चाहा उससे हम पा ना सके। दर्द समझ रहे हो? हाँ, ये प्रॉब्लम इमेजिन करना है, बाकी कुछ इमेजिन नहीं करना है। हाँ, ठीक है, जिसने हमें चाहा उसे हम चाह ना सके, हमने जिसे चाहा उसे हम पा ना सके। सारा खेल दिल टूटने का था, हमने किसी का दिल तोड़ा और खुद का बचा ना सके तो आप यहां पे ज्यादा टाइम दोगे तो उस केस में अगला जो प्रॉब्लम आपको चाह रहा है, ठीक है, वहां पे उसका भी दिल तोड़ोगे आप, और इसने तो आपका दिल तोड़ दिया अरे रोना मत यार तुम, सॉरी मैंने आपको रुला दिया सुबह सुबह। ठीक है, हाँ, तो श्रुति रोने की वजह कौन याद आ गया? मतलब जिसे तुमने चाहा याद आया, या जिस दोनों भी याद आ गए सर चलो, तो याद रखना प्रॉब्लम इमोशनल नहीं होना एग्जाम में परफेक्ट माइंडसेट के साथ जाना है कि नहीं मुझे 100 का अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए इन केस टैली नहीं हुआ तो मुझे कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलने वाले हैं स्टेप्स के। क्लियर? तो छोड़ दो। देखो मैं टैली मत करो ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं टाइम वेस्टेज मत करो ढूंढने में, ये बोल रहा हूं। ठीक है, कोशिश यही करना। देखो जब आप लिखते हो ना तब अगर प्रॉपर ध्यान रख के सॉल्व करते हो, 2-2 इफेक्ट्स देते जाते हो, और ये टैली होना ये नेचुरल प्रोसेस है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? टैली होना ये नेचुरल प्रोसेस है जो होती है। अगर आपने ध्यान प्रोसेस की तरफ दिया तो एंड में रिजल्ट आने ही वाला है। हंसते क्यों है? हंसने वाली बात क्या है? हाँ, जो एंड में होने ही वाला है, आपको प्रोसेस की तरफ ध्यान देना। बराबर? अगर वो प्रोसेस अच्छे से हो गई तो एंड में रिजल्ट वही आने वाला है। ठीक है, मतलब अगर आपने 2-2 इफेक्ट्स दे दिए, कैलकुलेशन करेक्ट किया, प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो की, तो आपका प्रॉब्लम क्या होने वाला है? टैली होने वाला है। अभी मेरा प्रॉब्लम टैली हो ही जाता है क्योंकि मैं प्रोसेस पे ध्यान देता हूं ठीक है, आज तक मैंने प्रोसेस पे ध्यान दिया तो रिजल्ट जो है वो रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड था वही आया, अलग कुछ आया ही नहीं। आप प्रोसेस के टाइम पे रिजल्ट का सोचोगे, ठीक है, मतलब प्रोसेस भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाओगे और रिजल्ट भी ठीक से नहीं आएगा। सो एंजॉय द प्रोसेस। याद रहेगा प्रोसेस? हाँ, ठीक है, तो प्रोसेस एंजॉय करनी है। चलो ध्यान दो, अभी हम प्रोसेस की तरफ ध्यान देते हैं। अगे प्रोसेस एंजॉय करते हैं किसकी?
प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस हम एंजॉय करते हैं, अच्छे से दिमाग लगा के बड़े दिल से हम ध्यान देते हैं। क्लियर? हाँ, ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं जब आप प्रॉब्लम देखते हो तो। हाँ ठीक है। क्यों हंस रहे हो समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ ठीक है, मतलब स्टूडेंट कैसे एग्जाम में एक्साइट हो जाते हैं, अरे ये प्रॉब्लम है, ये 15 मिनट में, अरे टाइम लिमिट थोड़ी ना है, मतलब ज्यादा टाइम किया मतलब वहां पे 30 मिनट्स भी ले लिए, ठीक है, बट एक बार ये अच्छे से कर लो, ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और टाइम सफिशिएंट होता है, जो प्रॉब्लम आपको जिस साइज का दिया है टाइम सफिशिएंट वहां पे अलॉटेड होता है, आप लिखते हो। एंड में टाइम वेस्ट करने की बजाय, एंड में जो टाइम वेस्ट होता है चेक करने में कि कहां पे गलती हो गई, उससे बेटर है कि आप जब लिखते हो उसी वक्त ही ध्यान रखना कि दो इफेक्ट्स या जो भी प्रॉपर प्रोसीजर वो आप फॉलो कर रहे हो। या साड़ी में प्रॉब्लम पढ़ लिया, ऊपर के आइटम्स को क्या किया, टिक किया, ठीक है, पहले कहां पे देखना है प्रॉब्लम में, कहां पे देखना है पहले, नीचे, ठीक है, नीचे इमीडिएटली क्या करना है, ऊपर, अरे क्या हंसते हो तुम लोग, क्यों पता नहीं चल रहा? मैंने वही पढ़ा है ना प्रोसीजर, क्या पहले एडजस्टमेंट नीचे दिए होते हैं, वो पर्टिकुलर जो आइटम है ऊपर ट्रायल बैलेंस में सब्सक्रिप्शन है उसे टिक कर दो, बराबर, ताकि जब आप वो पर्टिकुलर आइटम आ जाएगा सीक्वेंस में तो आप क्या दो इफेक्ट्स देना नहीं भूलोगे। क्लियर? हाँ, चलो ध्यान दो, अभी आप कभी प्रोसेस भूलोगे नहीं शायद से, प्रोसेस याद रखना, ठीक है, जिस प्रोसेस के साथ हम चल रहे हैं। तो कहां से स्टार्ट करना है, जहां से शुरू होता है वहां से शुरू करना है। चलो हाँ, ठीक है, तो चलो अभी देखो, पढ़ते वक्त एडजस्टमेंट देख लो और वहां पे टिक करके रखना, बट जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो उस केस में, क्लियर, तो उस केस में कहां से स्टार्ट करेंगे, बिगिनिंग से, मतलब जहां से प्रॉब्लम शुरू हो गया। क्लियर? ठीक है, तुमने नॉलेज मिस किया, कितना बड़ा नॉलेज मैंने बता दिया, संसार का पूरा ज्ञान मैंने बांट दिया। ऐसा होता है जब ज्ञान बढ़ता है तो तुम कहां गए थे, ओके, तो ये ऐसा उसी केस में कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में वो प्रोसेस मैं जो बोल रहा हूँ वो याद उतना नहीं आना चाहिए, प्रॉब्लम पे फोकस करना, नहीं तो वहां पे भी प्रोसेस 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 करते होगे। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एग्जाम में ध्यान देना, समरी ऑफ रिसीट पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक फॉर द ईयर एंडेड 30। तो उल्टा है, पानी पीने के बाद में खांसी आ जाती है। समझिए ऑफ प्रेसिडेंट पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी, उसमें दिया ओपनिंग कैश बैलेंस। चलो कहां पे लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस कहां पे लिखेंगे, बराबर। एक तो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में दो इफेक्ट्स क्यों सर, इससे पहले जब रेसिडेंट पेमेंट दिया जाता था तो उस वक्त हम एक ही इफेक्ट देते थे। देखो ध्यान दो, उस केस में रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट आता था, अभी अकाउंट नहीं बना है, अभी ये इंफॉर्मेशन करके दी है, इट इज जस्ट लाइक अ एडजस्टमेंट। तो दो इफेक्ट कंप्लीट करते जाना है। पहले क्या किया जाता था, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट दिया जाता था, तो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट का जो इफेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका था, तो हम दूसरा इफेक्ट वहां पे कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहां पे रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनाया क्या, नहीं, तो वो भी बनाना है। तो रेसिडेंट पेमेंट का एक इफेक्ट और दूसरा ओपनिंग बैलेंस कैश बैलेंस कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या एसेट में जाएगा, कहां पे जाएगा, एसेट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो रेसिडेंट पेमेंट साइड पे लिख देना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, सिर्फ कैश का है ना, ओपनिंग कितना है 8,000। आगे सब्सक्रिप्शन ₹50,000, इसका हमने एडजस्टमेंट कंप्लीट किया, चेक कर लो वर्किंग नोट में, सब्सक्रिप्शन 50,000। तो सब्सक्रिप्शन ये रिसीव्ड है, वो तो रिसीट साइड पे लिख दे, बराबर, रिसीव्ड जो है वो तो रिसीट साइड पे लिख दे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना
तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? आगे अभी बताओ सब्सक्रिप्शन की वर्किंग नोट बताओ। लास्ट प्रॉब्लम में सॉल्व की थी हमने। वर्किंग नोट में क्या क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखा है, इसका एक दो इफेक्ट कंप्लीट हो गए बराबर ना, दो इफेक्ट कंप्लीट हो गए। एक तो हमने वर्किंग नोट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसे कंसिडर किया है। वो वर्किंग नोट का बैलेंस तो हम कहाँ पे लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब वहां पे एक इफेक्ट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और रिसिट में तो इफेक्ट गया है। ठीक है, आगे बोलो। आगे क्या उसमें वर्किंग नोट में? अगला वर्किंग नोट में एक एक आइटम देखना, क्योंकि सेकंड इफेक्ट देना बाकी रह गया है बराबर ना। सिर्फ वर्किंग नोट कंप्लीट की थी, सेकंड इफेक्ट देना है। एक इफेक्ट वर्किंग नोट में गया, मतलब क्या? वर्किंग नोट का बैलेंस कहां पे लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो उसमें दूसरा इफेक्ट जा रहा है, मतलब दूसरा इफेक्ट, बट वो जो एक इफेक्ट वो अभी भी मिसिंग है। वर्किंग नोट में इफेक्ट दिया है, मतलब वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट क्या कर देते हैं? वर्किंग नोट में कैलकुलेशन किसका चल रहा था? हाँ, अगर इस साल कितना मिला, मतलब ये जो एडलेस किया है उसका इफेक्ट कहां पे गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला गया है। अभी दूसरा इफेक्ट देना है, दो इफेक्ट कंप्लीट करना है। तो चलो पहले क्या दिया है सीक्वेंस में देखना। वर्किंग नोट में क्या दिया है? ड्यू ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी पे ड्यू, मतलब ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था, मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहां पे जाना चाहिए? इन तीनों में से ओपनिंग। क्या कुछ बोला है क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए? जरूरत है क्या? कैपिटल फंड दिया है क्या? बनाना पड़ेगा, मतलब रफ बेसिस पे बना लो, उसको ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं। एज ऑन 1 जनवरी, 1 जन। कहां पे लिखूं? एसेट साइड पे लिखूं कि लाइबिलिटी साइड पे लिखूं? एसेट या लाइबिलिटी? एसेट क्या है ये? अच्छा, मतलब ये ओपनिंग कैश बैलेंस जो लिखा था उसका भी इफेक्ट देना था ना। चलो एसेट साइड पे लिखना कैश इन हैंड। कैपिटल फंड मिसिंग है ना, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है? ओपनिंग बैलेंस शीट कितना है कैश इन हैंड, उसका दूसरा इफेक्ट 8000, और सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है? सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना? 1500। आगे बोलो। सब्सक्रिप्शन में देखो और क्या इफेक्ट्स देने बाकी हैं, बोलो फटाफट। ड्यू ऑन 31 दिसंबर, ये एंडिंग का, ये एंडिंग का ड्यू है, वो तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट कर दिया वर्किंग नोट के थ्रू। ओके, दूसरा इफेक्ट्स बाकी है। ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? क्लोजिंग है, तो इसे कहां पे लिखूं? क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करके? कहां पे? एसेट या लायबिलिटी? एसेट ना, सब्सक्रिप्शन ड्यू है ना, मिलने वाला है ना। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है बोलो? 2200। आगे बोलो नेक्स्ट। बोलो ना क्या हुआ है? अरे मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको मुझे बताना है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कहां से आइटम कहां पे प्लेस हो जाए। ठीक है, आप अगर सिर्फ लिखते जाते हो तो कोई सेंस नहीं बनता है। यू विल नॉट बी कैपेबल टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। आपको अगर खुद से सॉल्व करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा प्रोसेस। वन सेकेंड, बात कहां पे आती है? प्रोसेस भी आती है। प्रोसेस समझनी पड़ेगी, प्रोसेस एंजॉय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोसेस में आपको दूसरों के हवाले छोड़ना नहीं है, खुद उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है बराबर? तो उसमें खुद इन्वॉल्व होना है। तो बताओ अगला क्या है? जब तक बताएंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। एक एक जो नहीं बताएंगे ना, ठीक है, हाँ, उनको आगे गाना गाने के लिए बुलाऊंगा मैं। ठीक है, गाना गा के ही जाना है जो नहीं बताएंगे। आगे सब्सक्रिप्शन में अगला आइटम क्या है? एडवांस। एडवांस रिसीट कब का? लास्ट ईयर का ना। लास्ट ईयर में एडवांस था, तो लास्ट ईयर के लिए वो लाइबिलिटी थी बराबर। एडवांस में इनकम मिल गया, लास्ट ईयर में वो लाइबिलिटी थी, इस साल उसे ऐड कर दिया बराबर। तो यहां पे एडवांस लाइबिलिटी साइड पे लिखना एडवांस रिसीट, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग है नहीं? हाँ, सब्सक्रिप्शन सभी लोग बताएंगे तभी जाके वहां पे गए कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी क्या चल रहा। कितना अमाउंट? 1200। आगे बोलो सभी लोग फटाफट। एडवांस सब्सक्रिप्शन कब का? करंट ईयर का ना,
करंट ईयर का मतलब इस साल में उसे क्या कर दिया आपने, लेस कर दिया, एक इफेक्ट तो दे दिया, दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, ये क्लोजिंग में है ना, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना है 700 हो गया। सब्सक्रिप्शन के सभी इफेक्ट्स कंप्लीट हो गए, दो इफेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं बराबर। एक इफेक्ट कहां पे गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट हो गया थ्रू द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का बैलेंस कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब वहां पे एक इफेक्ट आ गया, और दूसरा इफेक्ट कहां पे, बैलेंस शीट में, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दूसरा इफेक्ट गया, क्योंकि पैसे आने वाले या पैसे एडवांस में आ चुके हैं, तो ये एसेट या लायबिलिटी है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखने के लिए सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना है वर्किंग नोट का, फाइनल आंसर 51,200। कहां पे लिखे ये, इनकम साइड पे ना, इनकम साइड पे लिख दे, इनकम साइड पे लिखो बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट। वर्किंग नोट को क्या बुलाते हैं हम, खुपचा, बराबर। खुपचे में कैलकुलेशन किया था ना उसका, नीचे खुपचा बनाया था, खुपचे में कैलकुलेशन किया था बराबर। तो वर्किंग नोट 1 तो बोलो कितना है 51,200। चलो आगे फटाफट प्रॉब्लम में आ जाओ, सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट कर दिया हमने पूरा। आगे प्रॉब्लम में सब्सक्रिप्शन के बाद में क्या है, डोनेशन। डोनेशन रिसीव्ड है ना, कुछ एडजस्टमेंट भी है उसके लिए, बिल्कुल भी नहीं है डोनेशन के लिए एडजस्टमेंट। तो डोनेशन पूरा क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। रिसीट इज इक्वल टू इनकम हो जाएगा, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं, जितना रिसीट है उतना क्या है आउटस्टैंडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है ना उसमें। या वहां पे क्या है कि इसमें से आधा जो है वो कैपिटल फंड में ऐड कर दो, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे क्या कर देंगे, डोनेशन जो है ये तो पहले क्या कहाँ पे दिखाऊंगा मैं, रिसीट साइड पे दिखा दूंगा, और दूसरा कहाँ पे दिखा दूंगा, इनकम साइड पे। कोई चेंज नहीं है, रिसीट साइड पे लिखो 2 डोनेशन, डोनेशन कितना 15,000। आगे डन। नेक्स्ट फटाफट बोलना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, है क्या, नहीं है। मतलब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, आउटस्टैंडिंग हो गया कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या, जितना रिसीट है उतना ही क्या है इनकम है, जितने पैसे आए उतना ही इनकम है, उसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। दो इफेक्ट कहाँ पे, आपके रिसीट साइड पे, और दूसरा ये क्या इनकम है। ओके तो यहाँ पे रिसीट साइड पे लिख देना 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आता है, हाँ आगे बोलो। पेमेंट फॉर, हंसने वाली क्या बात है, हाँ मेडिकल की बात निकली इस वजह से, हाँ। तो इसका तो हमने ऑलरेडी किया ना, पूरा एडजस्टमेंट किया। वर्किंग नोट देख लो, वर्किंग नोट में मुझे एक एक बता देना। वर्किंग नोट में आपने सबसे पहले क्या बनाया, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है ना, क्रेडिटर्स अकाउंट, जिससे हमें क्या निकालना था, परचेस, और परचेस डाल के हमने क्या निकाला, स्टॉक कंज्यूम, बराबर। तो एक एक आइटम जो है उसका एक तो इफेक्ट हो चुका है। ये दूसरा इफेक्ट बता दो, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का दिया है ना, ओपनिंग बैलेंस दिया क्रेडिटर्स का, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखूं मैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट, बराबर। बाद में जो बैंक से पेमेंट गया वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा, बराबर, पेमेंट साइड पे चला जाएगा। ओके और परचेज जो है वो परचेज ऑलरेडी वहां पे क्या हो चुका है, एडजस्ट करके हमने क्या निकाला है, मटेरियल कंज्यूम निकाला है। तो चलो मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंसेस, देखो ओपनिंग बैलेंस दोनों के, क्रेडिटर्स के है और स्टॉक के भी है, दोनों लिख देंगे एक साथ, बराबर। और क्लोजिंग बैलेंस दोनों के, किसके, क्रेडिटर्स और स्टॉक, बराबर। बाद में पेमेंट जो है वो कहां पे जाएगा, पेमेंट साइड पे चला जाएगा। तो चलो बताओ मुझे, ओपनिंग, हाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में जाए, वहां पे लिखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन ना, कितना मेडिसिन का स्टॉक कितना है, और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे ना, बोलो क्रेडिटर्स कितने हैं। ठीक है, बार बार पेज पलटना नहीं, पेज ऐसे पकड़ो, सभी लोग गलत कर रहे हैं, हाँ पेज ऐसे ही मतलब पकड़ के रखना है।
ठीक है, बार बार 2-2 पेज आप पढ़ लोगे, टाइम चला जाएगा। ठीक है, लिखते वक्त ऐसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ ऐसे। ठीक है, इस तरह से वहाँ पे क्या है कि हम फास्ट कर सकते हैं। आप क्या करो, कंटिन्यूसली एक एक पेज वहाँ पे बार बार पलट रहे हो, एक बार दो दो दो, ये फिर से ऐसे, ये पकड़ के देखना है इस तरह से। ठीक है, ताकि आप डायरेक्टली उस पेज पे शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे लिख सको। क्लियर? तो चलो, शॉक ऑफ मेडिसिन, ये एग्जाम के लिए यूजफुल है, नहीं तो आप एग्जाम में ऐसे कर बैठे, ठीक है, तो 3 घंटे में पता चला एक ही प्रॉब्लम हो गया, प्रोसेस से एंजॉय की। हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि ध्यान देना कि फटाफट वहाँ पे समझ में आना चाहिए, इस वजह से पेजेस आपके फटाफट शिफ्ट होने चाहिए, क्योंकि आपने वर्किंग नोट अलग पेज पे किए, अकाउंट अलग पेज पे बनाया होगा, तो वो वहाँ पे ऐसे पकड़ के रखना है। ठीक है, ताकि आप वहाँ पे क्या है कि फटाफट लिख सको। ठीक है, तो चलो बोलो कितना है क्रेडिटर्स? हाँ, क्रेडिटर्स ओपनिंग ना 9,000, और मेडिसिन का स्टॉक कितना है? कितना है? 10,000। और क्या 10,000। ओके, आगे बोलो क्लोजिंग। चलो क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन कितना कितना है? क्लोजिंग कितना है? और स्टॉक स्टॉक ऑफ मेडिसिन अपने लिए एसेट है ना, कितना? आगे बोलो। और कौन सा आइटम है? उसी में वर्किंग नोट के दो इफेक्ट कंप्लीट करना बाकी था, उस वक्त हमने वर्किंग नोट कंप्लीट किए थे, मतलब एक इफेक्ट दिया था, दूसरे इफेक्ट हम कंप्लीट कर रहे। बोलो और क्या है उसमें? क्या लिखा है अकाउंट में, क्रेडिटर्स अकाउंट में? और क्या लिखा है? बैंक पेमेंट लिखा है ना, बैंक। तो ये कहां पे जाएगा? पेमेंट, रिसीविंग पेमेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे। ओके, और परचेज जो है, परचेज का नीचे एडजस्टमेंट किया है, ओपनिंग प्लस परचेज में हमने इमीडिएटली लिख दिया है। देखो चलो पेमेंट साइड पे जाओ, लिखो यहाँ पे बाय, बाय क्या? बाय क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ना, कितना है? हाँ 30,000। आगे बोलो। हाँ, और क्या है? नीचे क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक लिखा है, प्लस परचेस लिखा है, माइनस क्लोजिंग लिखा है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दे दिया, परचेस के 2 इफेक्ट ऑलरेडी आ चुके, परचेस क्रेडिटर में लिखा था और यहाँ पे ओपनिंग प्लस परचेस में लिखा है। बराबर, अभी बचा क्या? एंडिंग में रिजल्ट आ गया ना, क्या? मेडिसिन कंज्यूम ना, ये कहाँ पे लिखूं? मेडिसिन कंज्यूम कितने यूज किए वो एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दूं, तो मेडिसिन कंज्यूम्ड। वर्किंग नोट 2 ना, कितना? हाँ बहुत स्लो है आप लोग। ठीक है 29, बाकी लोग बोलते ही नहीं। इंटर में जाना है ना, इंटरमीडिएट में, कभी इंटरमीडिएट के बैच में आके देखना कैसे फटाफट वो बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स फिल्टर होके आते हैं। फिल्टर होके मतलब क्या है कि जिनको करना नहीं वो पीछे रह जाते हैं, जो सच में करना चाहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो और आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ कि क्या लिखा है वो तो बताओ, ताकि आपने वो देखा और बता दिया तो आपको समझेगा कि इसका इफेक्ट कहाँ पे गया। ठीक है, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ वहाँ पे चल रहा है, लिख रहे हैं, बट कहाँ से क्या आ गया, कहाँ पे लिखा, कुछ समझ में नहीं आ जाएगा। यू शुड गेट इन्वॉल्व इन दिस। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप बताओ, मैं भी देख सकता हूँ, मेरे पास भी नोट्स है, बट आप नहीं देखोगे, मैं लिखता रहूंगा तो आपको समझेगा नहीं कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाना चाहिए, किस प्रोसेस से आगे बढ़ना है, ये आपको समझेगा नहीं। सो इस वजह से सभी लोगों ने ध्यान देना है। क्लियर? ओके, बताना है कि कौन सा क्या अमाउंट है, कौन सा आइटम है, ये आपको बताना है। किसके लिए चल रहा है ये, किसके अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, मेरे आपके?
आपके, तो आप नहीं बताओगे तो आपको समझेगा कैसे, कहाँ से आया और क्यों इफेक्ट दे दिया, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप जब तक इन्वॉल्व नहीं है तब तक समझेगा नहीं। क्लियर? और एग्जाम में जाके आपको ही करना ना कि यहाँ से देखना है अमाउंट और दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है या पोस्टिंग करनी है, तो इस वजह से आप लोगों ने बताना है। क्लियर? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी नहीं है। मैं समझाऊंगा कि क्या कैसे क्यों, ये समझा दूंगा, बट वो प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना वो तो बनता ही है ना, नहीं तो कैसे समझेगा। क्लियर? और याद रखना आगे इंटरमीडिएट मतलब जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के लिए फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बार बार क्या करते हैं, एडजस्टमेंट में चेंजेस करते हैं, तो आपको वो इफेक्ट समझना है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि आप बताओ, ताकि आपको ये समझे कि यहां से था, सर ने एक्सप्लेन करके यहां पे लिखा। नहीं तो क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स सिर्फ लिखते जाते हैं, सर ने यहां पे लिखा ना, लिख दो, पर क्यों लिखा, कहां से आया, वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्या होता है, मुझे आके पूछते हैं, मतलब मैक्सिमम केस में, सर ये अमाउंट कहां से आ गया, इसका मतलब मुझे इमीडिएटली समझ में आता है कि इसका ध्यान नहीं था जब मैं पढ़ा रहा था। समझ आ गया? आपने अगर उस वक्त देखा ओके कि यहां से अमाउंट है और सर ने यहां पे लिख दिया, ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन के साथ लिखता हूं ना, तो बाद में कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो क्रिएट होगा ही नहीं। सो सभी लोग ठीक से बोलेंगे, आगे से मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। क्लियर? सो ये प्रोसेस मैं हमेशा फॉलो करता हूं, तभी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहता है और वहां पे कहां से सोच से कहां पे जाना चाहिए ये फिर कंटिन्यूसली समझ में आता है। और हर प्रॉब्लम के लिए आप ऐसा फॉलो करते हो तो रिविजन अच्छे से होती है ना। ठीक है? सो बी केयरफुल, आपको इन्वॉल्व रहना है, कोई ऑप्शन उसके लिए है नहीं, क्योंकि एग्जाम में आप क्या करोगे, ऐसे करोगे ना, ये आइटम है यहाँ पे गया, ये यहाँ पे लिखना है, ये आपको फॉलो करना है, वहां पे मैं नहीं आने वाला, इस वजह से मुझे फॉलो करना ये गलत बात है। आप बताओ हम लिखेंगे, ऐसे टाइप में वहां पे क्या आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग तभी आ जाएगी। क्लियर? इंटरमीडिएट के बैच में वहां पे आप देखते हो तो फटाफट फटाफट वो बोलते थे सभी कि ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये आइटम है, तो ये तो ये बोलना ही पड़ता है, तभी जाके वो प्रोसेस दिमाग में सेट बैठ जाती है। ठीक है? सो चलो बताओ मुझे अगला क्या है। मेडिसिन कंज्यूम हो गया, कंप्लीट कर दिया ना हमने। ठीक है? अभी आप देखो फिर से वापस किस पे जाना है, प्रॉब्लम पे। ओके, तो मेडिसिन वाला जो पार्ट है वो हो गया, उसके आगे क्या है, ऑनरिम टू डॉक्टर, ऑनरिम टू डॉक्टर, ये क्या है, पेड है। अब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, है क्या, नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, तो ऐसे चलना पड़ेगा तभी जाके अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली आ जाएगी। आप बोलोगे है या नहीं है, चेक करोगे। क्लियर? ओके, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो पेड है, भाई कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, मतलब पेमेंट साइड पे आ जाएगा और इतना ही क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर, कुछ उससे अलग है ही नहीं ना। तो चलो पेमेंट साइड पे बाय ऑनर, क्या ये ऑनरियम टू डॉक्टर्स, कितना, हाँ दूसरा इफेक्ट बोलो, दूसरा सभी लोग, स्पेशली पीछे के स्टूडेंट्स, आवाज नहीं आ रहा आप लोगों का, टू, हाँ डेबिट साइड पे क्या क्या लिखेंगे, टू कितना है, 10,000, बोलो आगे। सैलरीज, सैलरीज के दो इफेक्ट बोलो, सैलरीज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो जितना पेमेंट है उतना ही खर्चा है, कोई आउटस्टैंडिंग पहले वाला नहीं था, इस साल कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो कुछ अमाउंट चेंज होगी नहीं। तो जो लोग बोलो क्या, पेमेंट साइड पे बाय सैलरीज, कितना है सैलरीज 28,000, और डेबिट साइड पे टू सैलरीज कितना हो, सेम है ना, यस 28,000। आगे बोलो, सन्ड्री एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस का भी सेम पेमेंट साइड पे बाय सन्ड्री, कितना 1,000। दूसरा बोलो इफेक्ट, कितना सन्ड्री 1,000। आगे बोलो इक्विपमेंट्स, भाई इक्विपमेंट परचेज किए उसका आप एडजस्टमेंट है शायद से, हाँ ओपनिंग है, ओपनिंग इक्विपमेंट है, बराबर क्लोजिंग है, इसके पीछे कुछ और दिया है नहीं, डिप्रिसिएशन रेट हो गया, सेल हो गया, कुछ भी नहीं बोला है। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्या आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, सॉरी ओपनिंग जो इक्विपमेंट है और क्लोजिंग इक्विपमेंट है और परचेज जो किया ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट नंबर बोलो, वर्किंग नोट 3, depreciation on equipment,
ठीक है, कल से हम नीचे की क्लास में लेंगे वो जो 302 है। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि 10 स्टूडेंट जो है जब से सुबह से हो गए उन्होंने छोड़ दिया सीए बनने की होप्स। ठीक है, कि हम सीए बन नहीं सकते, सुबह 7 बजे सर ने क्लास रख दिया तो हम अभी भूल ही जाते हैं सीए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने होप्स ही छोड़ दिए, तो वहाँ पे क्या है कि अकोमोडेट हो सकता है। क्लियर मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे थोड़ा सा ले लेंगे, थोड़ा सा क्या है कि एक कॉम्पैक्ट में वहाँ पे बैठता है। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे क्या है कि मजा आता है। ठीक है, यहाँ पे खुले खुले बैठ रहे हैं, कोई वहाँ पे इसका कनेक्शन नहीं, वहाँ पे थोड़े से आप एक्टिव रहते हो जितना मैंने आज तक देखा है। ठीक है, एक्टिव रहते हो कि नहीं? अभी देखो ना, संडे को क्लास वहाँ पे लिया तो कितने चिल्ला जाते आप लोग, तो मैं तो डर गया, मैंने बोला कि ऐसा क्या हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे कैसा है कि आप थोड़े से एक्टिव रहते हो, यहाँ पे कैसे आजू बाजू में खुला है, सो भी सकते हैं, मस्त। ठीक है, तो ऐसे वाली शायद से आप लोगों को फीलिंग आती है, नीचे एकदम एक्टिव रहते हो आप लोग। चलो ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस कितना है? हाँ, प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग कितना है? 30,000, तो कितना आ जा रहा है? 6,000। ये क्या है? डेप्रिसिएशन। अभी सभी के दो दो इफेक्ट्स याद है ना, सभी के दो दो इफेक्ट। ओके, ये 21,000 कहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट। ये 15,000 परचेस मतलब पेमेंट किया ना, पेमेंट साइड पे। ये 30,000 क्लोजिंग बैलेंस से कहाँ पे जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, और ये 6,000 डेप्रिसिएशन खर्चा है अपना एक्सपेंडिचर साइड पे ना। बराबर, अभी यहां पे देखो एक इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। जब मैं डेप्रिसिएशन लिखता हूं तो उसमें सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इफेक्ट कंप्लीट हो गए, बराबर ना। ओके, तो दूसरा इफेक्ट बाकी है, तो दूसरा इफेक्ट कहां पे लिखूं? ओपनिंग बैलेंस शीट में। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो। क्या लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट में? सभी लोग बोलो, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखना है? ओपनिंग, या सिर्फ इक्विपमेंट लिख देना। कितना इक्विपमेंट? हाँ, 21,000 ना। चलो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना इक्विपमेंट कितना? हाँ, आगे बोलो। हाँ, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेस। परचेस लिखो ना पेमेंट साइड पे, पेमेंट साइड पे लिखो परचेस बाय इक्विपमेंट परचेस्ड। लिखा कितना? 15,000, ये पेमेंट साइड पे लिखा। और लास्ट बराबर, डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर क्या है? 3 ना, या 4? 3। चलो लिखो कितना? आगे बोलो। हाँ, चैरिटेबल शो एक्सपेंसेस, उसके अगेंस्ट कुछ इनकम मिला है क्या? तो वो क्या करना है? एडजस्ट करके लिखे। कहां पे? इनकम साइड पे लिखा जाता है इनकम या एक्सपेंसेस, बट रिसीडेंट पेमेंट में अलग अलग दिखाया जाता है। रिसीडेंट पेमेंट में पैसे कितने आए और पेमेंट कितना हुआ। रिसीडेंट पेमेंट इज डिफरेंट, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। क्लियर है? तो रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट में इसे अलग अलग लिखना है। और आपको इफेक्टिवली लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ना। कितना कितना पैसा आया? 12,500, और उसमें से एक्सपेंसेस कितने हुए? 1,500, मतलब प्रॉफिट कितना है? 11,000। कहां पे जाएगा ये? इनकम साइड पे। समझ में आ गया? इनकम साइड पे। बट रिसीडेंट पेमेंट में अलग लिखना होता है। समझ में आ गया? रिसीट इज एक्चुअली कितनी? 12,500, और पेमेंट इज एक्चुअली 1,500। तो ये तो करेक्ट आना ही चाहिए। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? नेट रिजल्ट। छोटी छोटी एक्टिविटी जो होती है ना, उसका नेट रिजल्ट वहां पे लिखता है, ताकि वहां पे एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस पता चल जाए। ठीक है, तो उस एक्टिविटी से जितना एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। तो चलो रिसिट साइड पे लिखना टू क्या 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 लिखा नाम? कलेक्शन, चैरिटी शो कलेक्शन। कितना है? 12,000।
500 और पेमेंट साइड पे बाय चाइल्ड क्या हुआ? अभी तो वही समझाया, कहाँ पे जाना है? ठीक है, रेसिडेंट पेमेंट में हम इनकम कैलकुलेट नहीं कर रहे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इनकम कैलकुलेट कर रहे, तो हम 11 से इनकम बुला सकते हैं 12,500 से 1,500 माइनस करके, बट फैक्ट ये है कि रिसीट जो है वो 12,500 की है और पेमेंट जो है 1,500 का ही। वहां पे हम कुछ सेटअप नहीं करते क्योंकि वहां पे टारगेट जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड करना है कितने पैसे आए कितने गए, इनकम कैलकुलेट करना लॉस कैलकुलेट करना ये टारगेट वहां पे नहीं होता है। ये मैंने समझा दिया। इस टाइम पे कोई आता है क्या? एक्सपेंडिचर बोल रहे हो क्या? कितना है? 2000 नहीं, शायद हम नीचे के हॉल में ले नहीं सकते, वहां पे लेक्चर चलता है अभी, मुझे याद है मॉर्निंग में। चलो अभी बोलो कहां पे लिखे, मैं इनकम साइड पे लिख दूं बाय 302 में भी लेक्चर चलता है, उस हॉल में भी लेक्चर चलता है अभी कॉस्टिंग का। चलो चार्जिटी शो रिसिट कितना 12,500 और एक्सपेंसेस कितना बोलो कितना था? तो ये आया 11,000, ये आया 11,000। डन, कोई डाउट? चलो बोलो आ गया। बाकी वहां से हो गया ना, और क्या बचा है नीचे? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के पहले कितना है 50, एंडिंग में कितना है 48, 2,000 का क्या हुआ डेप्रिसिएशन। तो चलो ओपनिंग बैलेंसेस लिखो, क्लोजिंग बैलेंसेस लिखो। ओपनिंग में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितना बोलो, कितना बिल्डिंग 50,000, कितना 50,000, और यहां पे लिखना बिल्डिंग तो 48 है, और बोलो और क्या होगा? एक्सपेंडिचर में जाएंगे, ये दोनों का दूसरा इफेक्ट आ गया 50 माइनस 48 कितना 2,000 का डेप्रिसिएशन है। तो यहां पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग, हाँ तो बोलो लिफ्ट बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं? चलो गाना गाएगा अक्षत? गाओ ना, यही गाना गाओ, रेजिस्टेंट है ना, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट बंद है। अरे क्या आजा आजा ना, ये बोल रहे ऊंची बिल्डिंग कैसे मैं आऊं, वो बोल रहे आजा आजा बैंड बाजा लेके आजा, कुछ लॉजिक नहीं समझा। चलो हो गया, सभी लिखे? विदाउट चलो रेसिडेंट पेमेंट में टोटल कितनी आ रही है? 94,500 लिखो दोनों साइड पे। डेबिट साइड की टोटल है ना, तो क्रेडिट साइड कम है बाय बैलेंस, क्रेडिट डाउन, कैश इन हैंड कितना है? क्या ऐसे क्या बोल रहे हो? 9,000। कैश इन हैंड का दूसरा इफेक्ट बोलो क्लोजिंग का, क्लोजिंग में कैश इन हैंड जो आया वो कहां पे जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कैश इन हैंड कितना है? 9,000।
परसेंट दिया है क्या लेकिन इंटरेस्ट का दिया है ना? ओके, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उसका परसेंटेज कितना दिया है? कितना दिया है? 9%। 9% इज इक्वल टू कितना दिया है? 9% इज इक्वल टू 9,000। तो 9% इज इक्वल टू 9,000 देन 100% इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, वो इन्वेस्टमेंट भी लिख देंगे। कहां पे दोनों? हाँ। चलो देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग। इन्वेस्टमेंट तो ये दोनों क्रॉस कैलकुलेशन के 9,000 इंटू 100 अपॉन 9% कितना आता है? 1 लाख ना। होता असं वया म्हणून सर। वही 1 लाख। आप लोगों की वैसे जो हंसी होती है ना, ऐसे कमीनापन की हंसी, उससे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हाँ ठीक है। चलो, इसे बोलते कमीनेपन की हंसी। हाँ हो गया। दूसरा ओपनिंग में भी लिख दो। चलो बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से क्या निकालो? सरप्लस निकाल दो, फाइंड आउट करो। टोटल कितने आ जाए? टोटल 86,200। ओके, आगे 2। सरप्लस को क्या बोलते हैं हम? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इसी को ही सरप्लस बोला जाएगा। कितना आता है? ये है आपका बीएफ। कितना? 10,200। अभी ये 10,200 का सरप्लस है, वो कहां पे जाता है? कैपिटल फंड में ऐड होता है। बट अभी तक कैपिटल फंड पता नहीं है, वो तो हमें मिलेगा किससे? ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो चलो, कैपिटल फंड पता नहीं है, बट जो पता है वो तो लिख दो। कैपिटल फंड प्लस सरप्लस कितना है? 10,200 ना। अभी कैपिटल फंड निकालना हो तो कैपिटल फंड के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट पहले कंप्लीट कर दो, मतलब उसका बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाते हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड कितनी आती है? 1,90,500। ठीक है, और 1,90,500 उसमें से बाकी सभी माइनस किए, कैपिटल फंड आता है बैलेंसिंग फिगर कितना? 1,80,300 आया कैपिटल फंड सभी का ओपनिंग बैलेंस शीट से। अभी ये ओपनिंग बैलेंस शीट से जो आया वो कहां पे लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,80,300। तो आप बचता कितना है? 1,90,500। 1,90,500 लिखा ऐड करके। कैपिटल फंड जो मिसिंग था वो हमने कैलकुलेट किया 1,90,500। और बोलो टोटल आई मैच हो गई कितना? 2,04,200। समझा अच्छे से? चलो एक बार रिवाइज कर लेते, फटाफट मुझे बताओ सभी लोग, क्या क्या देखना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। हाँ चलो सभी लोग बोलेंगे। आपको बोलना है अभी उल्टा। पहले आप आइटम्स बताते थे, मैं उसका इफेक्ट बताता। अभी मैं आइटम्स बताऊंगा, आप मुझे इफेक्ट बता देना
क्या क्या हुआ है उसके साथ, बराबर। तो प्रोसेस क्लियर हो जाएगी, दोनों साइड से वहां पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर? पहले मैं समझा था, अभी आपको मुझे समझाना है कि एग्जैक्टली इसका क्या करना है। सभी लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ठीक है, देख रहे हो? तो उसमें ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड मिला, ओपनिंग वाला कैश बैलेंस। अभी ये देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता तो एक इफेक्ट ऑलरेडी अकाउंट में आ जाता, बट ये समझ दिए, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाना है, मतलब ये समझ दिया, मतलब इन शॉर्ट एडजस्टमेंट ही है, दो इफेक्ट कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ो। पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया जाता था, तो अकाउंट में इटसेल्फ एक इफेक्ट हो चुका है और दूसरा इफेक्ट बाकी है। तो चलो बोलो, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना, 8000, दो इफेक्ट क्या है, रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस, और दूसरा क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट, याद है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। दूसरा बोलो आगे क्या है, सब्सक्रिप्शन 50,000। अभी हमने सब्सक्रिप्शन की क्या बनाई, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या किया, वर्किंग नोट में क्या क्या क्या, ये 50,000 लिख दिए, ये रिसीट है, रिसीट साइड पे तो ये 50,000 जाएंगे नो डाउट। रिसीट साइड पे लिखा आपने सब्सक्रिप्शन कितना, 50,000, उसमें आपने वर्किंग नोट में क्या किया, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या किया, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस, क्यों, क्योंकि वो लास्ट ईयर से रिलेटेड था, इस साल रिसीव हो गया होगा, तो लेस किया। और इसका इमीडिएटली दूसरा इफेक्ट क्या, इसका क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या किया आपने, कहां पे लिखा, एसेट साइड पे, ओपनिंग बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा। और दूसरा बोलो, दूसरा क्या, इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या किया, ऐड किया, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड किया, और इमीडिएटली कहां पे लिखा, दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया, एसेट साइड पे। बाद में आगे क्या है, एडवांस है ना, सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूटेड एडवांस। लास्ट ईयर में जो एडवांस मिला था वो कौन साल का था, इस साल का, इस साल के लिए मिला था ना, तो क्या कर दिया उसे, ऐड, और ये इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे दे दिया, दूसरा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग का बोल रहा हूं ना, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने कहां पे लिख दिया, लायबिलिटी साइड पे लिख दिया। और इस साल का जो एडवांस है वो कौन साल के लिए मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसे क्या कर दिया, लेस, और कौन से बैलेंस शीट में लिखा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा। उससे आपको एक अमाउंट मिल गई जो इस साल का इनकम है, इनकम कहां पे लिख दिया, इनकम साइड पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। उसके बाद में कोई डाउट है, क्लियर है सभी को, ठीक है, हाँ ओके। तो चलो आगे क्या है, डोनेशन 15,000 रेज फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्लियरली बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने आपको लिख के दिया था, डोनेशन अगर एक्सपेंडिचर के बदले में मिला हो तो क्या है, मतलब इनकम साइड पे लिखना है, और कुछ साइलेंट हो, याद है क्या, ऐसे लिखा है ना, साइलेंट हो, तो उस केस में कहां पे, कैपिटल, मतलब हम क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड पे उसे दिखाते हैं, एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए मिल गया हो तो उसे वहां पे लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 15,000 आपने क्या किए, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं, तो रिसीट साइड पे लिख दिए, और दूसरा कहां पे, इनकम साइड पे लिख दिए, रिसीट और इनकम दोनों साइड पे कंप्लीट कर दिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं। आगे बोलो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9%, इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, वो 9% को डबल अंडरलाइन करना, 9%, क्लियर। तो 9,000 आपने रिसीट साइड पे लिखा, और दूसरा कहां पे, इनकम, दूसरा कहां पे, इनकम। इस 9% को हमने क्या किया, 9% इज इक्वल टू 9,000, देन हाउ मच इज इक्वल टू 100%, तो कितना आया, 1 लाख। 1 लाख का कहां पे दिखा रहे, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट में, और दूसरा कहां पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कोई चेंज ही नहीं उसने, वो इन्वेस्टमेंट उतनी है। आगे बोलो क्या हुआ, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई। अभी इसके ऊपर भी हमने वर्किंग नोट क्या बनाई थी, 2, क्या क्या किया था, याद है, क्या निकालना था, पेमेंट पता है मुझे, पेमेंट पता है, बट मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पेमेंट लिखूं या कंजम्पशन लिखूं, कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, परचेस पता होना चाहिए, मतलब फॉर्मेट क्या था, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो परचेस पता है क्या, नहीं है, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया हमने, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखा, दूसरा क्या लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, बाय डेबिट साइड पे, और क्या लिखा, पेमेंट लिखा, ओके। और आपको बैलेंसिंग फिगर क्या मिल गया, परचेस, नीचे लिखा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो क्या मिल गया, कंजम्पशन। अभी सभी को दो इफेक्ट्स आपने कंप्लीट कर दिया, यहां पे तो एक इफेक्ट हो गया। पहला क्या, ओपनिंग बैलेंस कहां पे लिखा, क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स और स्टॉक का कहां पे लिखा, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटी साइड पे। क्लोजिंग बैलेंस कहां पे लिखा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट एंड लायबिलिटी साइड, स्टॉक और क्रेडिटर्स का। और क्या हुआ, पेमेंट कहां पे, पेमेंट बैंक, पेमेंट साइड पे लिख दिया, बैंक जो पे किया है। आगे और जितना कंजम्पशन किया वो कहां पे लिख दिया, जितना यूज किया वो कहां पे लिख दिया, एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दिया, कहां पे लिख दिया, एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दिया, क्लियर, डन। और उसके बाद में आगे क्या किया, ऑनरेरियम टू डॉक्टर, तो ये कहां पे, पेमेंट साइड और एक्सपेंसेस। सैलरीज फिर से कहां पे, पेमेंट साइड और एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस रुपीज,
पेमेंट साइड और एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट परचेस, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक वर्किंग नोट बनाई, उसमें क्या लिखा, ओपनिंग कितना 21,000 प्लस परचेस कितना 15 माइनस क्लोजिंग कितना 30, तो कितना बचा 6,000। तो 6,000 ये जो है आपका डेप्रिसिएशन है कहाँ पे, एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे। और ओपनिंग बैलेंस जो है वो कहाँ पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, और परचेस कहाँ पे, नहीं परचेस, परचेस कहाँ पे, हाँ हाँ परचेस, बराबर 15,000 का आपने इस साल परचेस किया, कहाँ पे, पेमेंट साइड पे। आगे नेक्स्ट, चाइल्ड शो एक्सपेंसेस कहाँ पे, अब ये देखो ये खर्चे और इनकम बराबर ये एडजस्ट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख सकते हो, बट रिसिट एंड पेमेंट में रिसिट अलग और पेमेंट अलग होना चाहिए। तो रिसिट साइड पे आपने कितना लिखा, कलेक्शन कितना है 12,500, और पेमेंट साइड पे कितना लिखा 1,500, बट आपने इनकम साइड पे जाके नेट लिख दिया, 12,500 कलेक्शन था और एक 500 क्या है एक्सपेंसेस है, तो कितना बचा 11,000, राइट। आगे सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया है, बाद में क्या बचा, रिसीव्ड एडवांसेस का इफेक्ट हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ना, बिल्डिंग कहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा कहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट, और 2,000 का डिफरेंस कहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड पे क्या डेप्रिसिएशन। समझ में आया, आज ये सभी सॉल्व करके लाएंगे, साइंस कॉमर्स कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आज ये पूरा और ये जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके लाना है। अभी क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 हमने शायद से सॉल्व किया, 1 एंड 2 सॉल्व किया ना, 1 एंड 2, 3 पे आ जाओ, 3 याद रखना ये फिर से सॉल्व करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 3, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द यूथ क्लब फॉर द ईयर 2016 इज एज फॉलोज। तो इन्होंने क्या दिया है, देखो इन्होंने क्या दिया है, आपको दिया क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब बनाना क्या है रिसिट एंड पेमेंट, समझ में आ रहा है क्या। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या इंक्लूड है, इस साल के आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर में जो एडवांस मिला था वो भी इंक्लूड है, मतलब जो रिसिट सही नहीं तो उसे लेस करना पड़ेगा। और इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, क्या इंक्लूड नहीं होगा, एडवांस करंट ईयर का, करंट ईयर में जो मिला अगले साल के लिए वो मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, इनकम में कभी आता नहीं, वो एक्सपेंसेस में आता नहीं, और क्या आता नहीं है आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, वो रिसिट एंड पेमेंट में नहीं मतलब सॉरी किस में नहीं आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, क्लियर। उसके बाद में और क्या नहीं आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कैपिटल जो एक्सपेंसेस है बिल्डिंग परचेस की वो नहीं आता है भाई। तो रिसीट एंड पेमेंट बनाते वक्त हमें वो सब लेना है जो रिसीट है वो जो पेमेंट है, वेदर इट बिलोंग्स टू लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिसीट एंड पेमेंट है तो लिखना है। तो चलो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या क्या बनाओगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, चलो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। In the books of यूथ क्लब क्या क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फटाफट बनाओ, अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है हमें। पहले दो प्रॉब्लम हमने बहुत स्लोली ले लिया ताकि कुछ कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर द ईयर एंडेड आगे आप बनाओगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2000,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई गाना गा रहा है आगे। देखो कुछ तो भी वहाँ पे शर्म, कोई बाकी क्लासेस में स्टूडेंट्स गाना गाते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं गाता, मतलब कुछ होता है कि नहीं, मतलब हाँ आ जाओ। स्टूडेंट्स का बोला मैंने, स्टूडेंट्स गा रहे वो, टीचर नहीं गा रहे वो। आपके होते हुए कैसे गा सकते हैं, मतलब क्या इसका कहना क्या था, मतलब आपके होते हुए कैसे गा सकते हैं, मतलब क्या। मैं बोलता हूँ सर सुना देंगे तुम्हें, अकेले में बैठ के गाना सुना देंगे तुम्हें। मैं बोलता हूँ इसे गाने सुनने हैं सर। चलो सर गाना गाएंगे, तुम आलाप लगाना, तुम ऐसा आलाप लगाना, आ फैन ओ किक। अरे कुछ तो भी, बाकी कैसे दोस्त हो तुम लोग, केक नहीं लाया आज, बना के लाते घर से, शिळ्याचा केक, शिळा ओके, ते शिळा बनून जातो केक, म्हणजे घर में जो बनाया होता है वो कम नहीं हो सकता। हाँ ये क्या था, क्या चल के रहा है, हाँ आ गया। नहीं ये कुछ नहीं हो रहा है, बगल वाला बोल रहा हूँ, हाँ चलो इसके बगल वाला, हाँ तो चलो। मुझे बिगाड़ रहे हो तुम लोग, हाँ। और सबसे पहले किससे पता चलता है मालूम है क्या, कि जो जोक हुआ या कुछ, गर्ल्स को पता चलता है सबसे पहले, कुछ जोक हुआ या इसका और कोई मीनिंग भी होता है, ये सबसे पहले तो लड़कियों को पता चलता है, ठीक है। और लड़की हंस रही, इससे लड़के भी कुछ तो भी हुआ है। ठीक है। इतना नॉलेज लाते कहाँ से हो, हाँ? टैलेंट है क्या, इनबॉर्न टैलेंट। आगे चलो, चलो बोलो पहले से। अभी क्या दिया, सब्सक्रिप्शन, चार्ज सब्सक्रिप्शन दिया है, सैलरी इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, बराबर। सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन को टिक करो। प्रोसेस पहले क्या देखना है, पहले क्या देखना है, एडजस्टमेंट्स देखना, क्या है, हाँ एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तुम्हें पता नहीं, तुम लेट आ गए, उससे पहले बहुत बड़ा नॉलेज आज वहां पे क्या है कि शेयर हो गया, ठीक है। और उस वक्त भी प्रोसेस में भी सबसे पहले लड़कियां ही हंस रही थी, मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब वो पहले प्रोसेस नॉर्मल चल रहा था, और प्रोसेस के वो आपने हंस के वहां पे क्या ये, हाँ गए लड़के ऐसे सुन रहे थे, ठीक है। बाद में लड़की हंस रही तो लड़कों ने भी हंसने स्टार्ट किया, और बाद में मुझे समझ में आया कुछ तो भी मीनिंग है, अभी तक समझा नहीं। मैं पहले मैम से जाके पूछूंगा कि सभी स्टूडेंट इस बात पे हंस रहे थे तो मीनिंग क्या होता है इसका, हाँ वो जाके पूछूंगा मैं मैम से। मैम भी लड़की हो तो वो बता देंगे, उनको पहले पता चलेगा, हाँ। तो चलो आगे, क्या होता है, वो जनरेशन गैप होता है ना, इस वजह से मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती बहुत सी बार, कि आपके जोक्स बहुत सी बार या क्यों हंस रहे हो समझ में नहीं आता है। जनरेशन गैप है ना बड़ा, भाई एक डिकेड का गैप है। अरे डिकेड का गैप है, हाँ
नहीं, डेढ़ डेढ़ डिकेड का गैप है लगभग। चलो 100 साल का जनरेशन गैप, कोई बचे? हाँ, डिकेड मतलब 10 साल ना। अरे BMW इनके पास BMW है, बेसिक में मान दे। हाँ चलो तो जो भी जिसने भी बोला, हाँ 100 साल नहीं होता डिकेड मतलब 10 साल। हाँ चलो आगे। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड, ध्यान टिक किया ना किसको? सब्सक्रिप्शन। दूसरा सैलरीज। तीसरा जनरल एक्सपेंसेस टिक करो, उसके ऊपर क्या है? इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। ऑडिट फीस टिक करो। 2016 की ऑडिट फीस अनपेड है, मतलब इस साल की अनपेड है। तो जो ऊपर पेमेंट दिख रहा है ऑडिट फीस का पेमेंट है ना, हाँ एक्सपेंसेस में, हाँ एक्सपेंसेस में जो दिख रहा है ऑडिट फी, वो कौन सी होगी फिर? वो इसी साल की होगी। एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट में कौन से आते हैं? इसी साल के आते हैं। कौन से साल के आते हैं? इसी साल के। तो ये आउटस्टैंडिंग है, ये 250 क्या है? इस साल के आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक्सपेंडिचर साइड पे इसी साल का दिख रहा है ना, तो ये आउटस्टैंडिंग है। और नीचे क्या दिया है उसी के आगे 200 का क्या है? 2015 की 200 की पे की है, तो पेमेंट साइड पे 200 आएगा, 250 नहीं आएगा, बराबर, बिकॉज 250 इज अनपेड। आगे, द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यूड एट 10,000। क्लब ओन्ड freehold lease of ground valued at 10,000. The club had sport equipment. तो ठीक है 10,000 की, हाँ एक्सपेंडिचर साइड पे नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि हम जो है जो भी परचेस करते हैं या जो एसेट्स है वो एक्सपेंडिचर इनकम साइड पे नहीं दिखाते। ये तो बैलेंस दिया है, पहले से ही अपने पास है। द क्लब हैड स्पोर्ट इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2016 वैल्यूड एट 2,600। 2,600 का स्पोर्ट्स मटेरियल था। अभी कुछ दिया है कि एक्सपेंडिचर साइड पे स्पोर्ट्स मटेरियल का क्या नहीं दिया? हाँ, आफ्टर डिप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड रुपीज 2,700। ओह, डिप्रिसिएशन के बाद में बढ़ गया, ऐसा कैसे? डिप्रिसिएशन के बाद में कम होना चाहिए ना, बढ़ गया उल्टा। हाँ, क्या क्या होगा? परचेस क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करें डिप्रिसिएशन? ओपनिंग बराबर प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन। बट इसमें अभी क्या 2,700 से बढ़ गया, अभी यहाँ पे कुछ दिया है क्या? डिप्रिसिएशन दिया है ना 300, बराबर, मतलब आपको ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग कर दो डिप्रिसिएशन आता है। इसे उल्टा फॉलो करो, मतलब इसमें थोड़े चेंजेस कर दो तो आपको क्या पता चलेगा कितना परचेस किया है। करेक्ट है, तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। आगे बोलो। दिस वॉज आगे 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 इन 2015 द क्लब हैज रेज्ड बैंक लोन 2015 में दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द 2016। इसके ऊपर का इंटरेस्ट लिया है। आगे ऑन 31 दिसंबर 2016 कैश इन हैंड अमाउंटेड रुपीज 1,600 प्रिपेयर रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। चलो बोलो पहले सैलरीज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या स्टार्टिंग से? बराबर ना, सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो सैलरी कहाँ पे दिखा दूँ? पेमेंट साइड पे दिखा दूँ सैलरी, रेसिडेंट पेमेंट ना, पेमेंट साइड पे सैलरी दिखाऊँ तो बाय, लेकिन उसके ऊपर एडजस्टमेंट है बाय सैलरीज। कितना है? इनर कॉलम में लिखना 4750। इसके ऊपर हुआ क्या है बोलो? सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। 400 बिगिनिंग की है, 450 एंडिंग की है। तो अभी आप देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से ही लिया है सैलरी 4,750 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से लिया है। मतलब इसमें क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? एंड का जो आउटस्टैंडिंग वो मिला ही नहीं ना, सॉरी पे ही नहीं किया, तो उसे क्या कर दो वहां पे पहले लेस, पहले क्या क्या होगा? पहले ऐड किया होगा, एंड का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर में ऐड किया होगा, उसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और ओपनिंग वाला जो है वो इस साल पे किया होगा, ओपनिंग वाला जो है वो इस साल पे किया होगा, तो उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। समझा गया? आपने कुछ तो भी अलग बोल दिया, ठीक है, बर्थडे इसलिए माफ कर रहा हूं। हाँ चलो आगे, पहला क्या? आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का अभी आया ना, सॉरी लास्ट ईयर का अभी पे किया, तो उसे पेमेंट में दिखाना है। कितना बोलो?
लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग पेमेंट साइड पे लिखना है ना, पेमेंट में इस साल पे किया होगा तो उसे ऐड कर दो। एक्सपेंडिचर में हम लास्ट ईयर का लेते नहीं, मतलब ऑलरेडी लेस करके रखा होगा, उसे अभी ऐड कर दो बिकॉज दिस इज पेमेंट। क्लियर? तो बोलो कितना, 400 ऐड करने, और बोलो लेस आउटस्टैंडिंग कब का, 2016 लेस कितना, क्यों लेस किया, क्योंकि ये पे नहीं किया तो पेमेंट साइड पे नहीं आना है, आना चाहिए कितना 450, तो आता कितना है 4700। और इसके दो इफेक्ट्स कंप्लीट करना, दो इफेक्ट्स बोलो, ये ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्या आपको कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दिया है, नहीं दिया, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट की भी जरूरत पड़ेगी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2000 या 1 जनवरी, 1 जनवरी लिख देना। लाइबिलिटीज और रुपीज, एसेट्स और रुपीज, बोलो बोलो कहां पे लिखो उसे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ना ओपनिंग वाली, कहां पे लिखो लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना, बोलो 400 ओपनिंग वाला बराबर, और क्लोजिंग का भी लिख दो इमीडिएटली, क्लोजिंग का भी लिख दो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 450। आगे बताओ मुझे क्या है, जनरल एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट है, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60 बराबर, तो 60 रुपए का ये जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस है। अभी आप कहां पे लिखोगे, कहां पे, पेमेंट साइड पे जनरल एक्सपेंसेस कितना 500, ओके। अभी ये 500 जो है वो इस साल का है, एक्सपेंडिचर साइड पे लिखा है मतलब इसी साल का है, तो उसमें क्या करने पड़ेंगे, जो प्रीपेड वो भी ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगले साल का इस साल पे किया फिर भी पेमेंट ही है ना, तो वहां पे पेमेंट साइड पे लिख देना बाय कितना है 500, जनरल एक्सपेंसेस कितना है 500, उसमें क्या करोगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 60, तो आ जाएगा 560, तो बोलो 560, 60 कहां पे, प्रीपेड इंश्योरेंस आपके लिए क्या है, एसेट है या लायबिलिटी है, एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस, आगे ऑडिट फी 2016 इज येट टू बी एट अनपेड, मतलब क्या, ये जो ऊपर दिया ना एक्सपेंडिचर साइड पे ऑडिट फीस, वो कौन से साल की है, एक्सपेंडिचर में जो दिया है वो कौन सा, इसी साल की, एक्सपेंडिचर में हमेशा इस साल का होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये एक रूल याद रखना, तो ये इस साल के, ये अनपेड है 250 अनपेड है, तो पेड कितना है 200 बराबर, तो मैं पेमेंट साइड पे कितना लिखूंगा, ऑडिट फीस सिर्फ 200 लिख दूंगा और 250 दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग में दिखा दूंगा। क्लियर? तो चलो यहां पे लिख दो, कहां पे, एक्सपेंडिचर साइड पे बाय, सॉरी पेमेंट साइड पे ऑडिट फीस कितना है 200 ना, ऑडिट फीस 200 राइट। आगे बोलो दूसरा, कहां पे दिखाऊं, लाइबिलिटी साइड पे दिखाऊं, आउटस्टैंडिंग, मतलब मैंने वहां से हटा दिया पहले, तो कहां से, पेमेंट एक्सपेंडिचर साइड से हटा दिया, सो पेमेंट साइड से हटा दिया और यहां पे लिख दिया, उसके करेक्ट प्लेस पे लेके आया। क्लियर? और दूसरा जो लिखा नहीं था वो लिख दिया, क्या लिख दिया, जो आउटस्टैंडिंग है उसे लिख दिया। अभी ये कहां पे लिखे आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट, दूसरा इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट ना, ये तो क्लोजिंग में लिख दिया और यहां पे लिख दो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितना
200 ना, आगे बोलो। और क्या है? सेक्रेटरीज, क्या सेक्रेटरीज ऑनर, हाँ ऑनरेरियम। तो ये कहां पे लिखना है? कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। तो कहां पे लिखो? पेमेंट साइड पे लिख दो, बाय बाय सेक्रेटरी का ऑनरेरियम कौन आउटस्टैंडिंग रखेगा? हाँ, वो तो पे होगा ही ना टाइमली। घर है बच्चे, ओके, तो देने ही पड़ते पैसे। आगे कितना? 1000। आगे बोलो। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, कोई एडजस्टमेंट है क्या? है या नहीं है? है या नहीं है? नहीं, लिखो चलो पेमेंट साइड पे बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? हाँ 450। आगे बोलो। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, साल भर के डिनर एक्सपेंसेस 1500 सिर्फ, क्या बात है। बोलो बाय वड़ा पाव एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, हाँ 1500। आगे बोलो। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं है ना? लिखो तो बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस कितना है? हाँ बोलो आगे। हाँ डेप्रिसिएशन, कहाँ पे? डेप्रिसिएशन पेमेंट साइड पे नहीं आएगा बराबर, लेकिन उससे जुड़े सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। उससे जुड़े मतलब क्या? एसेट, बराबर ना। ओपनिंग में कितना था एसेट? कि कौन सा एसेट है ये? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इसका अब देखो पहले कितना था? 2600, भाई पहले कितना था? 2600, क्लियर। बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट 2700, 2700 की बन गई। एक्चुअली क्या होना चाहिए था? 2000, सिंपली देखो 2600, उसमें से डिप्रिसिएशन कितना? 300 माइनस होके कितना बचना चाहिए था? 2300, बचा कितना है? 2700। तो 400 का बेसिकली क्या है? परचेस है ना। तो यहां पे वर्किंग नोट में लिखो परचेस ऑफ इक्विपमेंट। तो ओपनिंग कितना है? 26,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2600 ना, 2600 बराबर, तो आता है 2300। माइनस करने की जरूरत नहीं, आप ऐसा लिखो क्लोजिंग बैलेंस 2700। देयर इज इंक्रीज इन एसेट बाय कितने से? विच इज परचेस। चलो एक एक आइटम के इफेक्ट बताओ। ओपनिंग बैलेंस कहां पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वहां पे। बाद में क्या बचता है? क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और 400 का परचेस कहां पे? पेमेंट साइड पे। तो पेमेंट साइड पे आ जाओ, बाय परचेस ऑफ इक्विपमेंट वर्किंग नोट 1 कितना है? 400। आगे बोलो। हाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या?
ओपनिंग बैलेंस शीट, इक्विपमेंट ना, नहीं ये क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग में कितना है 2700 और ओपनिंग में कितना है 2600। आगे बोलो। और कुछ बाकी है? सब्सक्रिप्शन ना, तो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट 2। देखो सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 सब्सक्रिप्शन के लिए, या आप मेन फॉर्मेट में भी कर सकते हो, जैसे आपकी चॉइस, मेन फॉर्मेट में या वर्किंग नोट में, ज्यादा बेटर क्या? वर्किंग नोट लिखो, वर्किंग नोट 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कैलकुलेट करना है, वर्किंग नोट 2 डैश करके लिखना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, वहां पर लिखना सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर एज पर आई एंड ई अकाउंट, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर एज पर आई एंड ई अकाउंट, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर एज पर आई एंड ई अकाउंट कितना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से? कितना है 7500, 7500 मैं बता रहा हूं, लिखते जाना 7500 डन। आगे उसमें क्या करना है, देखो क्या क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ 2015, मतलब ये कब का, इस साल का, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अभी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम रिसिप्ट निकाल रहे हैं, पहले तो समझ लो रिसिप्ट निकाल रहे हैं, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस साल मिला होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हम रिसिप्ट एंड पेमेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो रिसिप्ट चाहिए मुझे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कभी भी लास्ट ईयर के नहीं होता है, तो मुझे लास्ट ईयर के चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा। लिखो ऐड, लिखा ऐड, क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015 कितना 600, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 600। आगे बोलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2015, ये भी कब कब मिला है, लास्ट ईयर मिला है ना, इस साल इसकी रिसीट नहीं हुई है, बट उन्होंने इनकम निकालते वक्त क्या किया होगा, इसे ऐड किया होगा क्योंकि ये इस साल का है, तो इसे सबसे पहले क्या कर दो, लेस, लेस, क्यों, क्योंकि इस साल नहीं मिला है ना, इस साल जो नहीं मिला लेस कर दो, बराबर, इस साल जो मिला उसे ऐड कर दो, तो क्या करेंगे, एडवांस 2015 एडवांस सब्सक्रिप्शन 2015 कितना है 450, क्या लेस। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इस साल जो एडवांस में मिला है क्या ये रिसीट है, हाँ ऐड करना है लेस करना है, ऐड, ऐड लिख देना, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2016 कितना, हाँ 270। आगे बोलो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, क्या करेंगे, लेस, क्यों, क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ और इसमें इनकम में उसे क्या किया होगा, ऐड, बट रिसीव नहीं हुआ तो लेस कर दो, आउटस्टैंडिंग, बराबर, आउटस्टैंडिंग 2016 कितना 750, कितना है इफेक्टिवली 7170, 7170 लिखा। अभी चलो ये 7170 कहां पे लिखेंगे, 7170 कहां पे लिखेंगे, ये लिखेंगे रिसीट साइड पे, रिसीट साइड पे लिखना 2 सब्सक्रिप्शन, रिसीट साइड पे लिखना 2 सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट 2 सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट 2 कितना 7170, 7170। अब बताओ दो इफेक्ट्स क्या कंप्लीट करने, चलो बाकी के इफेक्ट्स कंप्लीट करने ना, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है ना वहां पे, ठीक है। चलो ओपनिंग, ओपनिंग में देखो, ओपनिंग में क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और लास्ट ईयर का एडवांस भी है, वो दोनों कहां पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ और एसेट साइड पे लिखना, एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 600 ना, और लायबिलिटी साइड पे लिखना एडवांस सब्सक्रिप्शन,
एडवांस जो मिला है वो लाइबिलिटी ना, अगले साल के लिए मिला था 2015 में। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, हाँ बाद में ऐसे ही कहां पे लिखना है, क्लोजिंग में, ऐसे ही कहां पे लिखना है, क्लोजिंग में। क्लोजिंग में लिखो 450 लिखा ना ओपनिंग में। चलो एसेट साइड पे लिखो, क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना इस साल का 750, और लाइबिलिटी साइड पे लिखना, लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखोगे, एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 270 लिखा, 270 हो गए दोनों इफेक्ट कंप्लीट। तो चलो सब्सक्रिप्शन हो गया। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस कहां पे लिखोगे, ये एंट्रेंस फीस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है शायद से, है या नहीं है, नहीं है कोई एडजस्टमेंट ना, ठीक है। तो डायरेक्टली कहां पे लिखो, जितना इनकम है उतना ही रिसीट है, फिर रिसीट साइड पे लिखना, तो एंट्रेंस फीस 250, कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर, ये कहां पे जाएगा, इनकम मतलब रिसीट साइड पे लिख देना, टू कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर 1000, आगे रिसीट साइड पे टू एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट, टू एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट्स कितना, एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट कितना 750 हो गए ये सभी इनकम एक्सपेंडिचर के। आगे सरप्लस तो ऑलरेडी दिया है, कैपिटल फंड में बाद में ऐड करना पड़ेगा, सरप्लस दिया है ना, इनकम एक्सपेंडिचर सरप्लस, जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में पहले लिखो कैपिटल फंड, अमाउंट पता नहीं है बट पहले कैपिटल फंड लिख के रखो, उसमें करना ऐड सरप्लस, सरप्लस कितना 600 लिख के रखना इनर कॉलम में, इनर कॉलम में 600 लिखा, डन। आगे चलो सब्सक्रिप्शन की पूरे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, बाकी क्या है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया है, बराबर, जनरल एक्सपेंसेस हो चुका है प्रिपेयर्ड जिसमें है, ऑडिट फीस हो चुका है, ड्यूरिंग 2016 ऑडिट फीस फॉर 2015 वाज पेड, ये भी हो गया ना, यस। क्लब ओन फ्री होल्ड लीज ग्राउंड वैल्यूड एट 10,000, तो ये फ्री होल्ड लैंड, ये एसेट अब की, ये कब परचेस किया पता है क्या, इस साल परचेस की, लास्ट ईयर कुछ बताया नहीं है, मतलब पहले से ही हो गया अपने पास, तो कहां पे लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में एसेट साइड पे लिखना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों में एसेट साइड पे लिखना, फ्री होल्ड ग्राउंड कितना 10,000 दोनों में लिखना है, फ्री होल्ड ग्राउंड 10,000 ओपनिंग में भी लिखो क्लोजिंग में भी लिखो, लिखा दोनों जगह पे, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में। आगे बोलो, द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हो गया ना इसका, इसके इफेक्ट्स हो गए। ओके आगे, इन 2015 द क्लब हैज रेज्ड अ लोन, 2015 में लोन लिया था 2000 का, तो बोलो 2000 का लोन, ये क्या है, लायबिलिटी है ना, कहां पे जाए, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, क्योंकि इस साल पे नहीं किया ना, इंटरेस्ट पे किया है, लोन पे नहीं किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है, तो लोन अभी भी है, तो दोनों साइड पे दिखाना, कहां पे, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज में बैंक लोन कितना 2000, और फिर से बैंक लोन कहां पे, क्लोजिंग में, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में आएगा बैंक लोन 2000 2000। आगे बोलो, दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द 2016, उन्होंने बोला है ये आउटस्टैंडिंग है अभी भी, मतलब इस साल भी लिख दिया लोन, राइट। आगे, ऑन 31 दिसंबर 2016 कैश इन हैंड अमाउंटेड रुपीज 1600, तो ईयर एंड में जो कैश इन हैंड है वो कितना है, अभी ये दो इफेक्ट इसके हैं, यहां पे देखो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, तो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में जाओ, लिखो बाय बैलेंस, क्रेडिट साइड पे एंड में बाय बैलेंस, बाय बैलेंस राइट डाउन कितना 1600, और दूसरा इफेक्ट बोलो एसेट साइड पे क्लोजिंग के 1600, डन। टोटल लेके देखो रेसिडेंट पेमेंट का, हो गया ना सभी, दोनों साइड के सेम आ रहे,
10,560 ना, ओपनिंग का लिखा था ना, नहीं क्या? ओके, ओपनिंग का पता नहीं था तो अभी बैलेंस नहीं फिर ओपनिंग आ जाएगा। चलो 10,560 आए ना, दोनों साइड पे लिख देना। और डेबिट साइड पे बिगिनिंग में स्टार्टिंग में लिखना 2 बैलेंस, ब्रैकेट में लिखना ओपनिंग, 2 बैलेंस 1390, 1390। रिसीट साइड पे स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस लिखा है क्या? नहीं, उन्होंने दिया नहीं था, तो अभी आ गया ना। क्रेडिट साइड की टोटल ले ली, डेबिट साइड की माइनस की, तो बचा क्या? एक आइटम जो बचा है वो एक ही मिसिंग था ना, ओपनिंग बैलेंस, तो लिखा 2 बैलेंस स्टार्टिंग में ही। कभी भी आप जब अकाउंट बनाते हो तो याद रखना, मैंने बीच में भी बोला था, पहले 1-2 लाइन छोड़ के ही अकाउंट के आइटम्स लिखना स्टार्ट करना है। क्लियर? वो एकदम बिगिनिंग में लिखना स्टार्ट मत करो। क्लियर? 2 लाइन तो पहले वहां पे क्या की छोड़नी है, बीच में कुछ बैलेंसिंग या ऐसा हो सकता है। लिखा ना 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, वहां पे लिखा, कहां पे? ओपनिंग में जगह नहीं, के ऊपर, कहां पे? ऊपर लिखना, ये ऊपर मतलब हाँ, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखना वहां पे, और लिखना बैलेंसिंग फिगर BF, स्टार मार्क कर देना ताकि समझ में आ जाए ये इससे निकाला हुआ है। नहीं तो आप ढूंढोगे 1390 आया कहां से? 1390 इज बैलेंसिंग फिगर। अभी ये 1390 कहां पे लिखना है? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में आओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में आओ, और कहां पे लिखो? एसेट साइड पे लिखा कैश 1390, एसेट साइड पे 1390 लिखा कैश। अभी चलो ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज कर दो। ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सी साइड ज्यादा है? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, रीजन कैपिटल फंड निकालना है ना लायबिलिटी साइड से, तो क्रेडिट साइड कितनी है? 14,590, दोनों साइड पे लिखना 14,590 लिखा, 14,590। अभी लायबिलिटी साइड पे लिखना कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना है? 11,540, वहां पे लिखना BF, कैपिटल फंड के वहां पे, कैपिटल फंड के लिए लिख देना 11,540, BF लिख देना, बैलेंसिंग फिगर BF लिखा, लिखा सभी ने? BF। ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज की, उसमें बैलेंस आ गया 11,540 जो कि अपना कैपिटल फंड है, और वहां पे लिखा BF, डन। अभी ये कहां पे लिखे? कैपिटल फंड, लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखा है, उसके आगे लिख दो 11,540 लिखा, सरप्लस कितना है? उसके नीचे सरप्लस कितना है? 600, मिला के आउटर कॉलम में कितना आता है? 12,140, 12,140। टैली हुआ? यस। देखो टैली का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आपने 2 इफेक्ट कंप्लीट किए हैं तो टैली होने ही वाला है। मैंने आपको पहले क्या बोला? रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, किस पे? क्या एंजॉय करनी है? प्रोसेस। रिजल्ट तो आता ही अगर प्रोसेस वहां पे प्रॉपर्ली हो गई तो, ठीक है? तो कितना बोलो? 15,110, 15,110, डन। कोई डाउट नहीं? साइंस स्टूडेंट्स फिर से सॉल्व करना घर पे, ये दोनों भी, ओके। और कॉमर्स स्टूडेंट जो पहला था आज सॉल्व के लास्ट में 9 नंबर का, वो सॉल्व करके लाना है पक्का, ठीक है? बाय।